बेटे को सीएम बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए का महल बना रहे हैं आप। चल तो इसमें सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। ये के खान साहब है, एडवाइजर टू गवर्नमेंट है बेचारे, और एक साजिश करे। देखिए एक आशिकी चलती असदुद्दीन ओवैसी की, केटीआर की। कांग्रेस में कभी मुसलमानों पे जुल्म होता उठ के ठहर जाते थे मोहम्मद अली शब्बीर। आदाब नाज़रीन, आज हमारे साथ एमबीटी के स्पोक्सपर्सन हैं जनाब अमजद उल्ला ख़ान। वी वेलकम हिम टू द शो। सर, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि अभी आप देख रहे हैं हालिया सिलसिले में कि एक टीआरएस एक बहुत ही सेक्युलर अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम तरीके से आगे आकर अभी हमारी गवर्नमेंट हम स्टेट पर रूल कर रही है, बट इनके ही दौर में काफ़ी मस्जिद, आशुर खाने और मंदिर भी डिमोलिश हुई है, और अब ये सेक्रेटेरिएट का मामला बहुत आगे बढ़ा हुआ है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि फ़िलहाल आपका क्या मूवमेंट है इसके साथ? देखिए मैडम, जब से टीआरएस पावर में आई है तो हम पहले से ही प्रेडिक्शन करे थे। आप थोड़ा बैकग्राउंड में जाकर अगर देखेंगे तो सबसे पहले केसीआर साहब को रीड करिए आप, कि जिस वक्त अभी यूपीए 2 गवर्नमेंट नहीं बनी थी, तो यूपीए 2 गवर्नमेंट बनने से पहले कुछ दिन खाली थे बीच में, तो हमारे टीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव साहब जाके एलके अडवाणी से मिले थे। मिलके उनको जो है बीजेपी को तायद की बात कर रहे थे। तो आदमी का माइंडसेट वहाँ पर पढ़ लेना चाहिए कि ही इज़ प्रो बीजेपी एंड आरएसएस। अब दूसरी चीज़, जैसा ही तेलंगाना फॉर्मेशन हुआ, ही टुक एज ए सीएम, जैसा ही चीफ मिनिस्टर बने, सबसे पहले देखिए आप के किशनबाग का एक राइट्स हुआ था। मामूली सी कोई झंडे के इशू पे कोई सरदारजियों के झंडे को जलाए थे। कुछ छोटी मोटी झगड़ा हुआ था, पुलिस जो है हवाई फायरिंग या आंसू गैस करके कंट्रोल कर ले सकती थी। अनवांटेडली वहाँ पर ग्रे हाउंड्स को लाकर फायरिंग किया गया, 4 बेगुनाह लोग मर गए। उसके बाद में उसका स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को एक बिठाया गया, जो आज की तारीख़ तक पिछले 7 साल में ना एक मरतबा वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम वो जो विक्टिम है उनके फैमिली से मिली ना, तो इसके बारे में कोई जांच पड़ताल हुई। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि आलेर पे इनकाउंटर हुआ, जहां पर 5 मुसलमानों को जुडिशल कस्टडी में मार दिया गया। तो उसका भी आज तक इंसाफ नहीं मिला। हाल ही में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन मेरे ही पिटीशन पे जो है वो एनकाउंटर को फेक करार देते हुए 5-5 लाख रुपए जो है एवरी फैमिली को देने का ऑर्डर पास किया। वो ऑर्डर भी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। वक्फ प्रॉपर्टीज़ का मसला देखिए आप कि कितने तबाह हो गए वक्फ प्रॉपर्टीज़। कमिश्नरेट देते बोले आज तक कमिश्नरेट नहीं दिए। माइनॉरिटीज़ बजट का देखिए, तो एक आदमी का माइंडसेट पढ़ लेना चाहिए। तो मैंने कई मिसालें बताई कि भाई ही इज़ प्रो बीजेपी एंड प्रो आरएसएस। चाहे आप वो एफडीआई में उनकी तायद बोलिए, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में बोलिए, ट्रिपल तलाक के मसले पर बोलिए, हर मसले पर जो है टीआरएस बीजेपी के साथ रही। सबसे पहले मस्जिद एक खाना, जो जबकि ये मस्जिद एक खाना जो है पहले जो है शहर में अंदरून शहर बैरून शहर बोलते थे। शहर के जो बॉर्डर हुआ करता था वहाँ पर एक दरवाज़ा हुआ करता था। तो ये अंबरपेट का इलाका, वहाँ पर शहर का स्टार्टिंग था। हमारे बचपने में भी हम लोग जाते थे वहाँ पर मुहर्रम के महीने में, यानी 20 मुहर्रम के दिन वहाँ पर अलम उठते थे और एक मेला लगता था। वहाँ पर एक मस्जिद थी जिसका नाम था एक खाना मस्जिद। उस मस्जिद को शहीद करने की जब प्लानिंग कर रहे थे तो उस वक़्त के शाहनवाज़ कासिम जो है चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। मैं खुद जाके उनको हम रिप्रेजेंटेशन करें, तो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने बल्दिया कमिश्नर को एक लेटर लिखा, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्डेड लेटर लिखा, मेरे के पास उसकी कॉपी है। उसमें ये बताया कि ये जो वक्फ प्रॉपर्टी है आप इसको नहीं तोड़ सकते। तो बल्दिया कमिश्नर, उस वक़्त के जो बल्दिया कमिश्नर थे, उन्होंने चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को एक लेटर लिखा। उसमें ये कहा कि चाहे वो ख़बरस्तान रहने दीजिए, मस्जिद रहने दीजिए, इट कम्स अंडर कंपल्सरी लैंड एक्विजिशन एंड वी आर गोइंग टू टेक दैट।
अब वक्फ बोर्ड में आया मसला। वक्फ बोर्ड में देखिए आप हमारे सलीम साहब चेयरमैन हैं और यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है AIMIM उसके ज़्यादातर मेंबर है ख़ुद असदुद्दीन ओवैसी। उस वक़्त जिस वक़्त ये मस्जिद का अंबरपेट की मस्जिद का मामला आया, ही वॉज ए वक्फ बोर्ड मेंबर इन दी कैपेसिटी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उनके एक मौदम खान MLA की कैपेसिटी में मेंबर है, उनका एडवोकेट कैपेसिटी में ZA जावेद है, अकबर निज़ामुद्दीन, यानी पूरा वक्फ बोर्ड पे पिछले 25-30 साल से गलबा जो है MIM का रहा। तो जितने भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ डैमेज हो रहे हैं तो ये इनको ही क्रेडिट लेना चाहिए कि भाई हमारी तरफ से वक्फ प्रॉपर्टीज़ डैमेज हुए। कई मरतबा हम लेटर्स दिए वगैरह दिए लेकिन सुने नहीं। एक दिन रात में भारी पुलिस की जमीयत लाकर मस्जिद को शहीद कर दिया गया। अब मस्जिद शहीद होने के बाद में हमारे पास एक जो है यानी एक ऐसा आदमी है कि वक्तिया मुसलमानों को अगर बेवकूफ़ बनाना है तो CM साहब उसको सामने डाल देते। महमूद अली साहब आए, पहले बोले कि भाई हम किसी दूसरे मुकाम पर मस्जिद बनाएंगे, तो शरीयतन वो इजाज़त नहीं है। हम अगर शरीयत इसकी इजाज़त देती तो ये 27 साल से बाबरी मस्जिद के लिए हम क्यों लड़ते बताइए। तो उस मस्जिद को शहीद कर दिया। वो आज की तारीख़ तक 18 महीने हो गया। वो महमूद अली जिसने वादा किया था वो उलमा मशाइखीन। अब बड़े हैरत की बात यह है, देखिए कि असेंबली इलेक्शन हुआ, पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, ये दोनों इलेक्शनों में ये पूरे इनकाउंटर्स, ये किशन बाग राइट्स, ये मुस्तफ़ाउद्दीन को एक लड़के को आर्मी वाले जला दिए, उसको आज तक इंसाफ नहीं मिला, 12% रिजर्वेशन नहीं मिला। ये तमाम तर पूरी यानी सामने रखने के बावजूद हमारे उलमा मशाइखीन और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जाके कांग्रेस जाके तायीद करे, TRS की तायीद किए। तो जब भी लोग सवाल करें कि भाई आप पिछले 5 साल में ये सब बात नहीं किए, तो जमात इस्लामी वाले बयान दिए कि भाई आलेर एनकाउंटर के ऊपर हम बात किए, फिर मजलिस वाले बोले कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ के इश्यूज़ पे हम बात किए, लेकिन तायीद कर दिए 2018 असेंबली इलेक्शन में, 2019 इलेक्शन में। ये तायीद करने के बाद में एक खाना मस्जिद शहीद हुई। अब आप देखिए गैरत ईमानी का हरारत इनकी कहाँ पर गई थी। कितनी ज़लालत की बात है कि मस्जिद एक खाना शहीद होने के बाद में उलमा मशाइखीन जाके बल्दिया इलेक्शन में, हालिया जो म्यूनसिपल इलेक्शन हुआ, वो म्यूनसिपल इलेक्शन में फिर से TRS की तायीद किए। ना सिर्फ तायीद किए बल्कि अमली तौर पे TRS के साथ स्टेज पे बैठ के हमारे कुछ उलमा मशाइखीन तकारीर करे, अवाम मुसलमानों को अपील करे कि TRS को वोट दियो। अब जिसका नतीजा ये हुआ कि 2000 जैसा ही बल्दिया इलेक्शन होने के बाद में सेक्रेटेरिएट को तोड़ने की जब बात आई, तो सबसे पहले हम जाके माइनॉरिटी कमीशन को, वक्फ बोर्ड चेयरमैन को अलर्ट किए कि साहब अंदर 2 मस्जिदा हैं, ये ऐसी कुछ बात आ रही है कि दोनों मस्जिदों को शहीद कर देंगे बोल के। इस दरमियान एक न्यूज़ आई कि जो कोत्तागुडम भद्राद्री में फॉरेस्ट एरिया में एक मस्जिद है बोल के। फॉरेस्ट एरिया में नहीं है, मैं ख़ुद वहाँ पर गया था, मैं देखा वहाँ पर जाके, जबकि 2-3 मंदिर हैं अंदर, मंदिरों को हाथ नहीं लगाए बल्कि पर्टिकुलर टारगेट बना के वो मस्जिद जो 30-35 साल से मस्जिद है वहाँ पर, तो उस मस्जिद को शहीद कर दिए आज की तारीख़ तक। फिर होम मिनिस्टर साहब आए, बोले बयान दिए कि मैं जो है नया हम बनवा देंगे मस्जिद बोले। वो मस्जिद भी शहीद होके 18 महीने हुआ, यानी एक खाना मस्जिद के शहीद होने के कुछ दिन के बाद में वो मस्जिद शहीद हुई। तो 2 मसाजिद हो गए। अब ये 2 मसाजिद की बातचीत, अभी हम प्रोटेक्शन, हम कैसा रोकना, हम कोशिश कर रहे थे। अचानक बीच में एक दिन मुझे ख़बर आई कि नारायणपेट में जो है आशूर खाने को शहीद कर दिया गया बोल के। अब जब मुझे जो फ़ोटोस आए नारायणपेट की आशूर खाने को शहीद करने का, तकरीबन 110 साल पुराना आशूर खाना, उसके अंदर नाले मुबारक, कलम मुबारक, क्या उसमें कीमती जो था कुछ लेने नहीं दिए, उसमें से कुछ निकालने नहीं दिए, उसको शहीद कर दिया उसको। तो शहीद करते वक्त के जो वीडियोस और जो फ़ोटोस आए उसमें मुझे देख के हैरत हुई कि TRS के सरबरा लीडर जो एक्स चेयरमैन है वार्ड का, मार्केट यार्ड कमेटी का, या TRS का वहाँ का जो सदर है, ये लोग ठहर के बाज़ाफ्ता पूजा करें, वो शवल का वो मशीनों की पूजा करके उसको शहीद करवाए, रोड डाल दिए। वक्फ बोर्ड में जो है शिया रुकन है हैदर आगा बोलकर, जो MIM के भी नुमाइंदे हैं, वो
लेकिन शिया रुकन रहने के बावजूद इन प्रोटेस्ट उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए था, नहीं दिए इस्तीफ़ा। तो उसके बाद में ये सेक्रेटेरिएट का जो है 6 जुलाई को जैसा ही ये स्टे वेकेट हुआ, वेकेट होने के बाद में मैं हमारे लोगों को लगा कर रखा था कि भाई अंदर मस्जिद को क्या किया जा रहा है ज़रा। 7 के दिन रात में 1:30 बजे मुझे फ़ोन आया कि भाई दोनों मस्जिदों को शहीद कर दिया गया है। जुल्म की इंतहा यह है कि उसके अंदर जो कुरान, जानिमाज, रियाल, दीनी किताबें रखे हुए थे उनको भी नहीं निकालने दिया। बाज़ाफ्ता उसके अंदर जो है कोई केमिकल यूज़ करके वो पूरा बिल्डिंग को धमाके से जैसा उड़ा देते वैसा उड़ा दिया, पूरी शहीद कर दिया उसको, दोनों मसाजिद को। 7 तारीख के दिन हम फिर से जाके माइनॉरिटी कमीशन को, वक्फ बोर्ड चेयरमैन को, महमूद अली को, सबको हम लेटर दिए, बोले कि भाई ये तो 9 तारीख के दिन महमूद अली साहब बयान देते हैं कि कुछ हिस्से को शहीद कर दिया गया और हम दोबारा बना देंगे। 10 तारीख के दिन चीफ मिनिस्टर का ट्वीट आता है कि गलती से शहीद हो गई। अब आप बताइए, गलती से एक साथ 2 मसाजिद, एक मंदिर कैसा शहीद होती? क्या हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो है आवाम को क्या इतना बेवकूफ़ समझ रहे होती? बताइए आप, वो किस सुर में बयान दिए वो समझ में नहीं आ रहा चीफ मिनिस्टर साहब। अब चीफ मिनिस्टर साहब बयान दिया सो थोड़ी देर के बाद में असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट आया कि आई वेलकम द ट्वीट ऑफ श्री KCR साहब, ऐसा बोल के। यानी असदुद्दीन ओवैसी का तो ऐसा मामला हो गया, बेचारे दोनों भाई अकबरुद्दीन, असदुद्दीन जो है एक धोबी के माफिक CM के कपड़े धो रहे हैं ये लोग। उनकी हर कपड़े पे दाग लगा हुआ, उसको धोने में लगे हुए हैं ये लोग। चाहे वो KTR के फार्म हाउस का मसला रहो या कोई भी रहो, सबसे पहले जंप करते असदुद्दीन ओवैसी साहब KCR को डिफेंड करने, TRS को डिफेंड करने के लिए। तो अब ये सिलसिला चला। अब जितने उलमा मशाइखीन जो इलेक्शन में तायद करे थे, यानी असेंबली, पार्लियामेंट, बल्दिया इलेक्शन में 100 सवाल कटघरे में हैं ये लोग। सबसे पहली चीज़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से लोग सवाल कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी आज मस्जिद खाना टूट के 22 महीने होने को आ रहा, उनका एक स्टेटमेंट नहीं है। कोत्तागुड़म की मस्जिद पर उनका एक स्टेटमेंट नहीं है। आशूर खाना तोड़े उस पर इनका स्टेटमेंट नहीं है। यानी कोई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, असदुद्दीन, अकबरुद्दीन, 7 MLA, 40 कारपोरेटर, पूरों के किसी का स्टेटमेंट नहीं है इसमें। अब उलमा मशाइखीन की बात देखिए मेरे भाई, एक ज़माना था कि हमारे उलमा मशाइखीन के दरबार पे जो है बड़े बड़े बादशाह आके इंतज़ार करते थे। जब जमहूरियत आई हिंदुस्तान में, डेमोक्रेसी, मैं ख़ुद आपको आंध्र प्रदेश की मिसाल दूंगा कि एक मरतबा मुसलमानों पे जुल्म हो रहा था जब चंद्रबाबू नायडू CM थे। कुछ मसले पर यही मस्जिद हाशमी का मसला था जो सेक्रेटेरिएट को एक्सटेंड कर रहे थे, बड़ा कर रहे थे, C ब्लॉक बना रहे थे। तो जब कुछ मस्जिद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही तो मौलाना हमीदुद्दीन हुसामी आकिल जो है अपने खुतबे में धमकी दिए थे। ये बोले कि अगर उस मस्जिद को धक्का लगेगा तो हम जो है बायकाट करेंगे TDP का, और TDP के जितने मुसलमान हैं उन सबका समाजी बायकाट किया जाएगा बोले। जैसा ही मौलाना हमीदुद्दीन हुसामी आकिल साहब स्टेटमेंट दिए, दूसरे दिन सुबह में उनके मकान पे फारूक मिनिस्टर और लालजान पाशा मौजूद हो गए। आके मौलाना को बोले नहीं मस्जिद को कुछ नहीं होगा। तो वो दमदार मौलाना कहाँ है आज हमारे दौर में, बताना चाह रहा हूँ मैं। गाजी मिल्लत जब तक थे अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान ऐवान असेंबली में, बताइए क्या कोई मुसलमानों पर जुल्म होता था? बताइए कोई मस्जिदों को शहीद किया? आजकल की मुस्लिम लीडरशिप जो है लीडर नहीं है बल्कि डीलर हो गए ये लोग हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आने के बाद में आप बात देखिए कि मजलिस का तो यह हाल है। कांग्रेस के दौर में कोई ऐसी वाक़या पेश आ रहा था तो जब मौलाना आकिल साहब जिंदा थे, जब भी ऐसा स्टेटमेंट दिए तो मोहम्मद अली शबीर साहब भाग के आए उनके घर को, आके बोले, क्लियरिटी दिए कि नहीं भाई ऐसा नहीं होने वाला है बोल के। तो अब दूसरी जो है जमात इस्लामी है सबसे बड़ी चीज़। अब जमात इस्लामी का देखिए आप कैरेक्टर। जमात इस्लामी एक ऐसी जमात है कि पूरे हिंदुस्तान में अगर मुसलमानों में कैडर बेस्ड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन किसी का नाम आ सकता तो जमात इस्लामी का आता है। अब जमात इस्लामी का कैसा डबल रोल है देखिए। हामिद मोहम्मद खान साहब जो है मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट में मेंबर है, वहाँ पर मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट में जो है TRS की तायद की है जाके असदुद्दीन ओवैसी के साथ तीनों इलेक्शन में।
शहर में मजलिस की तायद की है, अजला में जो है TRS की तायद की है। तो इनके एक रुकन जो है वक्फ बोर्ड में मेंबर हैं, मलिक मुतशिम अली ख़ान साहब, जिनका निज़ामाबाद से ताल्लुक़ है। एक खाना मस्जिद शहीद हो गई, इनके मुंह में ज़बान नहीं है। देर इज़ नो प्रोटेस्ट ऑन पेपर और ऑन एनी मीडिया। मलिक मुतशिम अली ख़ान साहब। फिर कोत्तागुड़म की मस्जिद शहीद हो गई, जमात इस्लामी के रुकन वक्फ बोर्ड खामोश बैठे हुए हैं। आशुर खाना शहीद हो गया, इन्हों खामोश बैठे हुए। 2 सेक्रेटेरिएट की मस्जिद है, इन्हों खामोश बैठे हुए। मलिक मोहतशिम अली ख़ान साहब जो है जमात के ऑल इंडिया जो जमात है, जमात इस्लामी, उसके कुछ जनरल सेक्रेटरी भी है, बेचारे बहुत बड़े पोस्ट पे है, तो क्लियरिटी दे नहीं सक रहे। हामिद मोहम्मद खान साहब बोल रहे हैं हम लड़ेंगे, हम ऐसा करेंगे, KCR को महंगा पड़ेगा। एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के बयान देना बहुत आसान है। मुस्लिम कायदीन, उलमा, मशाइखीन जो है, जो राह हम इख्तियार किए थे, हमारे जो आबादात जो जिद्दोजहद की राह इख्तियार करे थे, वो राह को छोड़ दिए खाली एयर कंडीशन में मीडिया को बुलाना, एक एक को पैसे देना, उसको बयाना देना, उसको हाईलाइट करने पे लगे हुए हैं। तो जमात इस्लामी का मैं बता दिया आपको। अब मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, अब ये मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के कन्वेनर कौन है? रहीमुद्दीन अंसारी साहब, जो आकिल साहब के दामाद है। वक़ार पाशा हमारे जाफ़र पाशा के बहन वही है। जाफ़र पाशा साहब को अल्लाह सेहत दे, बेचारे हर मसले पर बोलते हैं। इस मसले पर भी फोर फ्रंट है, चाहे वो NRC का मसला रहने दीजिए, CAA का मसला रहने दीजिए। मुसलमानों को जहाँ पर तकलीफ़ की बात आ रही, मौलाना हमीदुद्दीन आकिल के जो जानशीन हैं जाफ़र पाशा साहब, बिल्कुल क्लियरिटी से बयान कर रहे हैं वो। लेकिन हमारे जो रहीमुद्दीन अंसारी साहब हैं, इनको 2 लाख रुपए उर्दू एकेडमी की तनख्वाह मिल रही। अब इन्हों कन्वेनर कितना बड़ा धोखा दिए देखिए मुसलमानों को। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लेटर हेड पे मुनीरुद्दीन मुख्तार साहब, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन ही नहीं है बेचारे, उनकी साइन मार के इन्होंने एक बयान जारी कर दिया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इस मसले पर एहतजाज करता है। तो कितनी बदबख्ती की बात है। इधर आप जो है TRS की गवर्नमेंट में उर्दू एकेडमी के चेयरमैन बन के आप 2 लाख रुपए सैलरी ले रही, और इधर आप बोल रहे हैं मुसलमानों को कि हम एहतजाज करेंगे। आपके मुंह में KCR की हड्डी रख के आप कैसा एहतजाज कर सकते हैं बताइए आप। जमात इस्लामी का कैरेक्टर बता दिया मैं, जो किस तरीके से आवाम को गुमराह कर रहे हैं। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट का बता दिया, मजलिस का आपको बता दिया। अब बच्चे कुचे जो लोग हैं, कोई बयान देने को राज़ी नहीं है। ना जामे निज़ामिया से कोई आवाज़ निकल रही, ना कोई दीनी दरसगाह से आवाज़ निकल रही। एक बेचारे हमारे जो जमीयतुल उलमा के जो हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साहब है, XMLC है बेचारे, तेलंगाना के भी सदर है, आंध्रा के भी सदर है, एक टोक में बात कर रहे हैं उन्होंने, बिल्कुल उनकी क्लियरिटी है। अब यहाँ पर गुमराह कर रहे हैं अवाम। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं KCR साहब, सोशल मीडिया पे आप सबसे पहली चीज़ देखिए कि कुछ बच्चों को हायर करके सोशल मीडिया के ज़रिए एक ऐसी बात बावर किया जा रहा है कि अरे भाई आप लोग गड़बड़ क्यों कर रहे हैं, KCR साहब मस्जिद बना देते बोले ना। तो KCR साहब मस्जिद बनाते बोल के एक खाने को भी बोले थे मैं बना देता हूँ। KCR साहब कोत्तागुड़म में भी बोले बना देता हूँ, आशुर खाना भी बना देता हूँ बोले। अब यहाँ पर 2 मसाजिद की बात हो रही, 2 मसाजिद शहीद किए गए। एक मसाजिद जो है मस्जिद हाशमी और मस्जिद दफातिर मोहम्मदिया जो है 700 गज पे थे, 1400 गज पे मसाजिद है वो। तो आप बताइए कि यहाँ पर एक मसाजिद बनाने की बात हो रही। यकीनन बनाइए KCR साहब, आपकी यादगार रहेंगी कि भाई सेक्रेटेरिएट बनाए, जब एक अल्लाह के घर को भी आप बना के दिए थे बोल के। तो एक मसाजिद बनाने की बात हो रही, लेकिन वो 2 मसाजिदों का कहीं जिक्र नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि हम जो है, जैसा ही मस्जिद शहीद हुई, एक पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करे थे, सैफाबाद पुलिस स्टेशन में। यहाँ पर इस कदर डर और खौफ का माहौल है तेलंगाना में। हम बचपने में हमारे इंदिरा गांधी के दौर में, संजय गांधी के दौर में इमरजेंसी के बारे में हम सुनते थे कि भाई लोगों को बोलने का, इजहार ख्याल करने का हक़ नहीं है, कोई बयान नहीं दे सकता, 4 आदमी मिलके बात नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर जो है रियलिटी में हो रहा है यहाँ पर। तो हम जो है ये 2 मसाजिद के बारे में सैफाबाद पुलिस स्टेशन में हम कंप्लेंट करें। हमारे कंप्लेंट में हम पूरा डिटेल लिखे थे कि भाई ये एक्चुअली जो है ये सेक्रेटेरिएट के 2 जो मसाजिद है, इसके ऊपर हम जो है 10 जुलाई के दिन एक जाके हम कंप्लेंट करे थे सैफाबाद पुलिस स्टेशन को।
तो सैफाबाद पुलिस स्टेशन वाले जो है 28 दिन लगाए, 28 डेज लगाए हमारे कंप्लेंट को जीडी एंट्री करने के लिए। वो पुलिस जो अपने आप को बोलती कि हम न्यूयॉर्क से ज़बरदस्त है, हम इंडियाना पुलिस के मुकाबला करते, हम वर्ल्ड नंबर 1 पुलिस है, मेरी दरख्वास्त को लेकर उसको जीडी एंट्री करने के लिए 28 डेज लगे। और 4 दिन के बाद में सैफाबाद पुलिस स्टेशन एक नोटिस इशू करे मेरे को। ये नोटिस में सैफाबाद पुलिस स्टेशन क्या बता रहा कि इसमें ये बोल रही कि आपका जो कंप्लेंट है ये नो कॉग्निजेबल, यानी एक सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, वो ऑर्डर भी कोट कर रहे हैं कि ललित कुमारी वीएस स्टेट ऑफ यूपी, यानी छोटा मोटा कोई वाक़या रहता, कोई गाली गलौज हो गई, दोनों लोग मिलने के इम्कानात है तो उसके लिए एफआईआर नहीं करना बोल के। तो आप देखिए हैदराबाद पुलिस की नज़र में 2 मसाजिद को शहीद करना, एक मंदिर को शहीद करना नॉन कॉग्निजेबल एक्ट है कहते, यानी ये छोटा मसला है, हम इसके ऊपर जो है एफआईआर इशू नहीं करते। अब ये कल के दिन जो है पूरे हिंदुस्तान में ये चलेगा ये कि भाई मस्जिदों को शहीद कर दो, नॉन कॉग्निजेबल एक्ट है बोल के। तो ये मसला जो है हमारे केसीआर साहब एक नया ट्रेंड ला दिए हिंदुस्तान में। टीआरएस गवर्नमेंट तेलंगाना हैज़ बिकम दी लेबोरेटरी फॉर आरएसएस। यहाँ पर आरएसएस वाले जो है लेबोरेटरी बन गया है यहाँ पर तेलंगाना जाके। तो अब आप बताइए, एक तरफ हैदराबाद पुलिस बोल रही कि नॉन कॉग्निजेबल एक्ट है, हम जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल को हम जो लेटर लिखे थे, सेंट्रल वक्फ काउंसिल के जो सेक्रेटरी है आपके डॉक्टर एस नकवी, ये सेंट्रल वक्फ बोर्ड के काउंसिल के सेक्रेटरी है, उन्होंने जो है मेरे लेटर पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड को एक लेटर लिखे इन्होंने। इसमें ये बोल रहे हैं कि एज पर दी आईपीसी, एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 295 ऑफ इंडियन पेनल कोड, इंजीनियरिंग और डिफाइलिंग और डैमेजिंग टू एनी प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ एनी क्लास ऑफ पर्सन इज एन ऑफेंस ऑफ कॉग्निजेबल। आप गौर करिए कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल बोल रहा कॉग्निजेबल एक्ट है, इसके ऊपर एफआईआर इशू करना चाहिए, और हमारी स्टेट पुलिस ये बोल रही कि कॉग्निजेबल एक्ट नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा आपको ये भी बैकग्राउंड बताऊंगा कि ये जो है अब जो मस्जिद ये जो सेक्रेटेरिएट का मामला है, इसका नाम एक्चुअल था सैफाबाद पैलेस नाम था इसका। निज़ाम 6th ये एक्चुअली 25 एकड़ पे था। मीर महबूब अली पाशा जो हमारे 7th निज़ाम थे, ये मीर महबूब अली नहीं, ये 6th निज़ाम इसको बनाए थे लेकिन इस्तेमाल नहीं किए थे। हमारे जो लास्ट निज़ाम थे 7th निज़ाम मीर महबूब ड्यूरिंग 1888 AD, इसको जो है अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस रखे थे, इसका नाम रखे थे सफदरिया सैफाबाद पैलेस, इसको दीवाने आम बुलाया करते थे। उस वक़्त के बादशाह जो है वहाँ पर अपना पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड वगैरह रखते थे। उसके बाद में जो है जो 7th निज़ाम है लेट मीर उस्मान अली ख़ान साहब, इसको कंटिन्यू करे। तो निज़ाम सरकार जो है एक सेकुलर बादशाह थे, तो उनको कुछ एम्प्लॉइज़ बोले थे, तो वो जो है एक मस्जिद बनाए थे जिसका नाम था दफातिर मोहम्मदिया, यानी मुस्लिम एम्प्लॉइज़ नमाज़ पढ़ने के लिए एक मस्जिद, और ये नल्ला पोचम्मा टेम्पल बोल के एक मंदिर भी बनाए थे। तो अब बाद में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, आंध्र प्रदेश बना, आंध्र प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर भी इसको सब ये आपके सैफाबाद पैलेस को यूज़ करे। फिर उसके बाद में कंसिक्यूटिव चीफ मिनिस्टर्स अप टू एनटी रामाराव उसको जो है वो पैलेस को इस्तेमाल करते थे। उसका नाम उसको बोलते थे जी ब्लॉक बोल के, गवर्नमेंट ब्लॉक। जबकि उमन जो है कि ये पूरी 25 एकड़ ज़मीन आप बोल सकते हैं ये सैफाबाद पैलेस निज़ाम का बनाया हुआ है, एक वक्फ प्रॉपर्टी के टाइप में आता है ये। लेकिन एनटी रामाराव जब ये कोई ये बोले कि भाई इसके अंदर पानी आ रहा है, ये पैलेस ओल्ड हो गया है, तो इसको एक्सटेंशन करने की सोचे। बाद में चंद्रबाबू नायडू जो है सी ब्लॉक बना रहे थे, तो सामने एक स्लम बस्ती थी, वो स्लम बस्ती को हटाने के बाद में वहाँ पर एक मस्जिद थी जिसका नाम था मस्जिद हाशमी। उसको जब हटाने की कोशिश कर रहे थे मौलाना आकिल वगैरह सब जने, जब गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब बक़ैद हयात गड़बड़ करे, तो वो मस्जिद हाशमी बिकेम दी पार्ट एंड पार्सल ऑफ दी तेलंगाना सेक्रेटेरिएट।
आंध्रा सेक्रेटेरिएट। सीएम केसीआर साहब भी जब से तेलंगाना अलग हुआ सीएम बने, जाके कुछ महीने वहाँ पर बैठे, तो दोनों मसाजिद में नमाज होती थी, सब होती थी। लेकिन अचानक से जो है कि एक्चुअल तो इसमें सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए कि एक शख्स जो है अपने वास्तु डिज़ायर को करने के लिए, यानी उसका जो वास्तु डिज़ायर है, अपना बेटा सीएम बनना तो महल में बैठना, मैं सीएम बन के जाके महल में बैठना, बेटे को सीएम बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए का महल बना रहे हैं आप, टैक्स पेयर की मनी को वेस्ट कर रहे हैं। घट पत्थर के वैसे बिल्डिंगा थे अंदर पूरे। यहाँ पर देखिए कोरोना वायरस चल रहा है, उस्मानिया हॉस्पिटल में बेड नहीं है, व्हीलचेयर नहीं है, ग्लूकोज के स्टैंड नहीं है, लोग मर रहे हैं यहाँ पर। रोज़ाना 2000-2500 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन 500 करोड़ रुपए का वहाँ पर सेक्रेटेरिएट बना रहे हैं। तो ये एक्चुअल सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए इसके अंदर। जब तक सीबीआई इंक्वायरी नहीं हुई, इसके पीछे का राज नहीं मालूम होता कि वो कौन पुजारी है, वो कौन आदमी है जो सीएम साहब को मशवरा दे रहा, ये तोड़ो बोल के। अब यहाँ पर सबसे बड़ा रोल AK खान साहब है, एडवाइज़र टू गवर्नमेंट है बेचारे ऑन माइनॉरिटी इश्यूज़। कहाँ पर है वो? जैसा गधे के सर पे से सींगा गायब हो जाते वैसा इनू गायब हो गए, पिक्चर में नहीं है। भाई आपका काम है, आप एडवाइज़र टू माइनर तेलंगाना सीएम हैं, आपका काम था, आप रुकाना था जाके। आप बड़े हैरत की बात है कि एक केसीआर साहब की हिम्मत कैसा हुई बताइए आप मस्जिदा तोड़ने का। नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं हुई, वहाँ पर गुजरात में मस्जिदा नहीं तोड़ा उन्हें, चीफ मिनिस्टर रहते हुए। यहाँ पर एक TRS की गवर्नमेंट, सेकुलर गवर्नमेंट, नंबर 1 सीएम, इसकी कैसा हिम्मत हुई समझ में नहीं आ रहा हमारे को। हमारे लोगों की कमज़ोरी है जो कि इसकी हिम्मत बढ़ गई है सीएम की ये तोड़ने के लिए। KTR साहब छोटे मोटे मामले पे ट्वीट करते, आशिकी चलती असदुद्दीन ओवैसी की KTR की दोनों पे, उनको ट्वीट करते, इनको ट्वीट चलता दोनों का। कहाँ पर है KTR साहब? MNUD के मिनिस्टर है KTR। ये MNUD म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट, इनका डिपार्टमेंट ही तोड़ा जाके वो मस्जिदों को, उसके खिलाफ में कोई मुहिम नहीं चला रही। बड़े हैरत की बात है, हमारे अक़लियती कायदीन जो है TRS के, मैं कई ज़माने से अक़लियती कायदीन को देख रहा हूँ, हर जमात में देखा, कांग्रेस में देखा, TRS में देख रहा हूँ, BJP के भी अक़लियती कुछ तो ज़बान है। ये कांग्रेस में कभी मुसलमानों पे जुल्म होता उठ के ठहर जाते थे, मोहम्मद अली शब्बीर साहब या फरीदुद्दीन साहब, इनू तेलुगु देशम में लालजान पाशा उठ के ठहर जाते थे मुसलमानों पे जुल्म होता। तो यहाँ पर कैसे है मुस्लिम कायदीन गूंगे अंधे भरे। वो गांधी जी के 3 बंदना हो गए, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो। अक़लियती कायदीन का ये हाल हो गया हमारे कने। उल्टा जो है KTR की बर्थडे मना रही, दरगाहों पे जा रही, चद्दर चढ़ा रही, दूध से उसकी फ़ोटो धुला रहे। अरे उसका डिपार्टमेंट जाके तुम्हारे अल्लाह के घर को तोड़ दिया। अगर तुम्हारे वालिद को कुछ बोले, अगर तुम्हारे भाइयों को कुछ बोले, तो आप पड़ोसी से, रिश्तेदारों से महीनों सालों बात नहीं करते, अल्लाह के घर को तोड़ा सो वाले को ये जलील अक़लियती कायदीन जाके जो है उसको फ़ोटो को दूध से धुला रही। जब तक CBI इंक्वायरी नहीं हुई इसके मसले पे कुछ होने वाला नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट के पूरे पुलिस डिपार्टमेंट सब इनके कंट्रोल में हैं और एक साजिश करे। देखिए एक बात याद आते जा रही मुझे, जैसा ही मस्जिद टूटी दूसरे दिन तीसरे दिन जो है ZA जावेद वक्फ बोर्ड के रुकन और राजेंद्र नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के मंजलिस के कंटेस्टेड कैंडिडेट है ये, इन्हों जाके हाई कोर्ट में एक रिट डाल रही कि हमारी मस्जिद को बचाओ बोल के। एडवोकेट जनरल बोल रहा कि नहीं हम दूसरी जगह मस्जिद बना देते हम बोल के। इन्हों बोल रहे अच्छा ठीक है साहब बोल के। यानी मुसलमान हाई कोर्ट को भी नहीं जाना, वो भी दरवाज़ा बंद कर दे के आ गए इन्हों जाके वहाँ पर। कितने साजिशें हो रही। तो मेरा मुतालबा है कि इसके मसले पे जो है सेंट्रल वक्फ काउंसिल अपनी काउंसिल के उसमें जो है पूरे मेंबर्स बैठ के रिकमेंड करना चाहिए, CBI इंक्वायरी करना चाहिए। जब इसका पूरा कच्चा चिट्ठा बाहर आता कौन कौन इसके अंदर इन्वॉल्व है, जैसा कि टाइम्स ऑफ इंडिया में बंतु राम मोहन मेयर और एक MLC TRS के MLC कुछ लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कुछ दिन पहले, ये बोले कि क्यों लोग इतनी गड़बड़ कर रहे हैं, हमको यानी कुछ मुस्लिम कायदीन से बातचीत करके हम ये फ़ैसला लिए तोड़ने का। तो आया वो कौन मुस्लिम कायदीन हैं, ये जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब खामोश क्यों हैं, वक्फ बोर्ड के अराकीन क्यों खामोश है,
पूरे मुस्लिम कायदीन जितने टीआरएस के पावर में हैं, होम मिनिस्टर को रिज़ाइन करना चाहिए, महमूद अली को, हमारे रहीमुद्दीन अंसारी उर्दू एकेडमी से रिज़ाइन करना चाहिए, तामीर मिल्लत के एक मेंबर जो है तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में, उनको रिज़ाइन करना चाहिए, हज कमेटी के चेयरमैन को रिज़ाइन करना चाहिए, बाबा फसीउद्दीन डिप्टी मेयर को रिज़ाइन करना चाहिए। ये पूरे मुस्लिम कायदीन टीआरएस के अगर इस्तीफ़ा देंगे तो जब कहीं सीएम को धक्का लगेगा, जब कहीं जो है मस्जिद बनने के कुछ आसार होंगे, वरना मस्जिद बनने के कोई आसार नहीं है। ये सब जैसा साबिक़ा में मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाए, आयन इलेक्शन, बल्दिया इलेक्शन के करीब में पूरे उलमा मशाइखीन को लेके जाते, सीएम बोल देते मैं उसी जगह पे बनाऊंगा, मैं नहीं बनाऊंगा, फिर बातें करते, फिर इलेक्शन आता, फिर इलेक्शन जीत लेके ये लोग गायब हो जाते। ऑन बिहाफ ऑफ MBT आई डिमांड दैट CBI इंक्वायरी होनी चाहिए और पूरा इसका कच्चा चिट्ठा बाहर लाना चाहिए।